गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी हमने किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप सीजन्स। ठीक है, हम लोग इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, तो उसी के अंदर ये जो सब टॉपिक है ये आता है। ओके, तो क्रॉप सीजन्स, पहली बात डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, क्रॉप सीजन्स जो हैं वो एक्चुअली डिफरेंट सीजन्स होते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स हैं या कुछ ग्रेन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली समर सीज़न में ग्रो करते हैं, कुछ हैं जो विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो रेनी सीज़न में ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं? एक्चुअली हर क्रॉप की या हर प्लांट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। क्या, कैसी रिक्वायरमेंट? स्पेसिफिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कितने क्वांटिटी में वाटर चाहिए। ठीक है, फिर होती है रिक्वायरमेंट ह्यूमिडिटी की, टेम्परेचर की, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। अब टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर वैसा हम लोग बोलें तो हमको आम जो है वो सिर्फ गर्मी के मौसम में खाने के लिए क्यों मिलते हैं, ठंड के मौसम में खाने क्यों नहीं मिलते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि आम का जो पेड़ होता है उस पे फ्लावर्स जो हैं वो एक्सट्रीम हीट में या ज़्यादा टेम्परेचर में ही प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि विंटर में उतनी ज़्यादा हीट या उतनी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो मैंगो के प्लांट को नहीं मिल पाती है। इसलिए ठंड के सीज़न में जो है मैंगो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं करता है ना। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ पे कि डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट सीजन्स में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी पर्टिकुलर सीज़न में जो है ग्रो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया टर्म जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी आप लोगों से, दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। ये एक बिल्कुल नया टर्म है आप लोगों के लिए, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मीनिंग क्या है? फोटो का मीनिंग होता है लाइट और पीरियोडिज्म का मीनिंग होता है पीरियड, है ना। तो फोटो पीरियोडिज्म वो फिनोमिना है जहाँ प्लांट को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको 10 से 12 घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको 4 से 5 घंटे की लाइट भी मिले तो उसमें भी उनमें फ्लावर, फ्रूट्स बनना सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स हैं कि जिनको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा घंटों के लिए, 10 से 12 घंटों के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, जहाँ पर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्लांट्स को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ न्यू टर्म विच वी हैव इंट्रोड्यूस टुडे। ठीक, अब क्रॉप सीजन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिफरेंट सीजन्स में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लांट किस सीज़न में ग्रो कर सकता है उस बेसिस पे बेसिकली हम लोग जो है जितने भी प्लांट्स है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको बेसिकली 2 क्रॉपिंग सीजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्रॉपिंग सीज़न क्या होगा? खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा क्रॉपिंग सीज़न है रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब खरीफ और रबी के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा एलैबोरेटली अभी नहीं देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको सो करने का या जिनके सीड्स को बोने का टाइम होता है जून या मैक्सिमम जुलाई। ठीक है,
तो जून या जुलाई के टाइम पे इन क्रॉप्स के सीड्स को सो किया जाता है सॉइल में, और इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का टाइम जो है अक्टूबर का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन इनका कब होता है? रेनी सीजन के टाइम पे मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इनका होता है, लेकिन इनको सो कब करते हैं? जून में, गर्मी के मौसम में। तो क्योंकि जून में गर्मी के मौसम में इनके सीड्स को सो करते हैं और हार्वेस्ट इनको अक्टूबर में करते हैं, इसीलिए इनको समर सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, जून में सो करेंगे, अक्टूबर में हार्वेस्ट करेंगे, तो जून में सो करने की वजह से इनको समर सीजन क्रॉप्स हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब इस कैटेगरी में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि पैडी यानी कि धान, जिससे कि चावल निकलता है। ठीक है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। और उसके बाद मूंगफली जो होती है वो इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद ज्वार है, ठीक है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग बात करें तो इस सीज़न में हमको जो है अक्टूबर के टाइम तक जो है हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, राहर दाल, ये सब जितने भी दाल वाले आइटम्स होते हैं, पल्सेस जिनको हम लोग कहते हैं, वो सारे के सारे जो है खरीफ सीज़न में ही ग्रो होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं रबी क्रॉप्स पे। रबी क्रॉप्स जो होते हैं ऐसे क्रॉप्स है कि जिनका सीड जो है वो हम लोग ठंड के टाइम पे यानी कि नवंबर में सो करते हैं। ठीक है, कब? रबी क्रॉप्स को हम लोग सो करते हैं, उनके सीड्स को सो करते हैं नवंबर में, और उनको हार्वेस्ट करने का टाइम होता है अप्रैल। तो नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में ये जो क्रॉप्स हैं ग्रो करते हैं, और इनको ग्रो कब किया जाता है? नवंबर में, यानी कि विंटर सीजन में, इसीलिए इनको विंटर सीजन क्रॉप्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इस कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे? बार्ली आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठंड के मौसम में कितने वेजिटेबल्स हमको मिलते हैं? गाजर मिलता है, मूली मिलती है, गोभी मिलती है, पत्ता गोभी मिलती है हमको। उसके बाद हमको सरसों मिलता है, सरसों की भाजी भी खाते हैं, सरसों के सीड्स भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है या फलों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ठंड के मौसम में हमको पीचेस ज़्यादा मिलते हैं, एप्रिकॉट्स जिसको कि हिंदी में आड़ू कहते हैं वो हमको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आलू बुखारा जो होता है वो भी हमको मिलता है इस सीज़न के अंदर, है ना। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं, या ऑरेंजेस जो हैं सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट कॉमन जो हैं, ऑरेंजेस भी हमको इसी सीज़न में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब एक और कैटेगरी है जिसको कि हम लोग कहते हैं ज़ैद, ZAID, एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं ज़ैद। इस क्रॉप्स के, ये जो ज़ैद वाले क्रॉप्स होते हैं, इनके सीड्स को हम लोग अप्रैल में सो करते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट करने का टाइम जो होता है इनका होता है जून। ठीक है, तो ये अर्ली समर क्रॉप्स होते हैं। जैसे कि इसकी कैटेगरी में बेसिकली फ्रूट्स जो आते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा हो गया, वो जो है ज़ैद की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो लाइक दिस वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन: Kharif crops, that is summer season crops, Rabi crops which are winter season crops, and Zaid crops which are early summer crops. Okay, so I hope that this particular topic is clear to you. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स है ये हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि यू विल राइट एंड सबमिट द डिफरेंसेस बिटवीन द खरीफ एंड द रबी क्रॉप्स। Okay, so this is your homework which I want to be submitted within 2 days. So today is 20 and I expect your homework to be submitted by 22, not before and not later than that. Okay, so 22 is the date. By 22 सभी का ये होमवर्क है, छोटा सा 4 लाइन के डिफरेंसेस होंगे। I suppose all of you can write this small homework and you can submit it to me. Okay, so your homework is to write differences between Kharif and Rabi crops. Submission date also I'll mention over here.
that would be 22/7/20. Okay, so by 22 I expect all of you to submit your homework with me. Okay, so now आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में बात कर लिए, डिफरेंट टाइप के सीरियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप, सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया. ठीक है, तो अब जो है हमको क्रॉप की जो ईल्ड है उसको इम्प्रूव करना है. तो हम लोग कैसे करेंगे? क्रॉप की ईल्ड इम्प्रूव करना सबसे पहली बात है कि इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बोल रही थी कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है. हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है 13.8 मिलियन. ठीक है, तो छोटी सी कंट्री है हमारी, लेकिन पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है. और इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हेवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, और खाना तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि खाने के बगैर कोई भी इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है ना. तो इतनी हैवी पॉपुलेशन होने के बाद भी क्या हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हर इंसान को प्रॉपरली जो है खाना मिल सकेगा? ठीक है, ऑब्वियस है कि हम लोग इंश्योर नहीं कर पाते हैं. कर सकते हैं लेकिन हम लोग इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि हर इंसान को प्रॉपर क्वांटिटी में फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और आप लोगों को पहले बताई थी कि हमारे कंट्री का 25% लैंड जो है वो ऑलरेडी अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है. मतलब हमारे कंट्री के 25% लैंड के ऊपर ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, और लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा लैंड हम लोग जो है अंडर कल्टीवेशन ला नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड लैंड है और हम लोग जो है बाहर जाकर के दूसरी कंट्रीज़ को तो एक्वायर नहीं करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए. तो हमारे पास जितनी अवेलेबल ज़मीन है उसी में हमको काम चलाना पड़ेगा, है ना. तो क्योंकि लिमिटेड लैंड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि हम लोग अपने क्रॉपिंग टेक्निक्स में चेंज लेके आए, ऐसे क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करें कि जिनमें हायर ईल्ड हो. ठीक है, अब ये सब करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट किया है, ज़मीन को ओवर एक्सप्लॉइट हम लोगों ने किया है. कैसे ओवर एक्सप्लॉइट किया है? हम लोग क्या करते हैं, कई सारे जो पुराने फार्मर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस्ड नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कम है. ठीक है, ऐसे कई सारे फार्मर्स जो पास्ट में रह चुके हैं, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग पूरे के पूरे साल जो है एक ही खेत के टुकड़े से कंटिन्यूसली क्रॉप्स लेते जाते थे. ठीक है, अब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उसमें से आप कंटिन्यू क्रॉप्स लेते जाओगे उसी सॉइल में से, ठीक है, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, अब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जब कम हो जाएंगे तो क्या उसमें दोबारा कोई नया क्रॉप लगाने से वो क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो पाएगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर क्रॉप को ही खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो हमको क्या ऑफर कर पाएगा? वो हमको भी कुछ नहीं दे पाएगा. ठीक है, उसके अलावा और एक और हम लोगों ने सबसे गलत चीज़ क्या की है पास्ट में, कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका हैवी यूज़ किया है. ठीक है, ये सारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं ऑब्वियसली फैक्ट्री में बनते हैं और हैवी केमिकल्स से बनते हैं. तो ये जो है इमीडिएटली प्लांट को फ़ायदा तो पहुंचाते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे अनवांटेड केमिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं. ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं. ठीक है, उसके अलावा जब ये केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो ये सॉइल में भी जमा होते जाते हैं. ठीक है, और सॉइल में केमिकल पोल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, दे आर हार्मिंग द सॉइल, दे आर हार्मिंग द प्लांट एंड दे आर इवेंचुअली हार्मिंग द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल.
ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है और एक लेवल पे जा कर के ये जो प्रैक्टिस था केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फेटल बन चुका है। क्योंकि इस तरीके का जहरीला खाना खा करके जो है हमारी बॉडी में जब ये केमिकल्स जमा होते हैं तो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स या सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं, डिजीज़ेस जो हैं वो कॉज करते हैं। या सबसे डेंजरस डिजीज़ जो ये केमिकल्स हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, दोज डिजीज़ेस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो है वो भी किसकी देन है? ये सारे केमिकल्स की ही देन है, ठीक है। तो आज के प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमको इस तरीके के फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि ना तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं और ना ही एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है उनको नुकसान पहुंचाए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। तो इस तरीके का एग्रीकल्चर जहाँ पे एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाते हुए हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, इस तरीके का जो एग्रीकल्चर होता है दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सस्टेन करने का मतलब क्या है? सरवाइव करना या मेंटेन करना, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मोटो क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एम क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो एम है वो ये है कि प्रेजेंट को लेकर के चलना और फ्यूचर का भी ध्यान रखना। मतलब कि प्रेजेंट सिनेरियो में जितने लोगों को खाने की ज़रूरत है, जितने अमाउंट में या जितनी क्वांटिटी में हमको खाने की ज़रूरत है, उतनी क्वांटिटी में खाना भी प्रोड्यूस हो, साथ ही साथ हम लोग सॉइल का भी ध्यान रखें, वाटर का, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, सो दैट हमारे बाद आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको इन सारी तकलीफ़ों से या केमिकल पॉल्यूशन से जो है उनको लड़ना ना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। तो प्रेजेंट के लिए सप्लाई करना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एम, ठीक है। तो आजकल की डेट में हम लोग ये देख सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बिकम अ रेज, ठीक है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या गूगल में भी आप लोग कभी सर्च करोगे तो आजकल एक रेज हमारे पूरे वर्ल्ड में चला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक फॉर्म है, एक तरीका है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें लोग जो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के हेल्प से जो है प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट भी कर सके, प्लांट को फ़ायदा भी पहुंचा सके, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी किसी तरीके का नुकसान ना होने दें, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा रेज है और इसकी प्रैक्टिकली नीड भी हमारे लिए बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं किस टॉपिक पे? हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या है? फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मीनिंग है कि वो सारे स्टेप्स या वो सारे प्रोसीजर्स जिसके थ्रू जो है हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हाई क्वालिटी और हाई यील्ड के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हमको देखना है वेरियस स्टेप्स हैं जो कि जिसके थ्रू जो है हम अपने एम जो है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। अब फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, ठीक है। अच्छे तरीके के सीड्स को चूज़ करना सो दैट हमको अच्छी क्वालिटी जो है क्रॉप की वो मिल सके, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं
क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सीड अगर अच्छे वैरायटी की होगी तो क्रॉप भी अल्टीमेटली अच्छी मिलेगी हमको, ठीक है। दूसरा है नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि जितना अच्छा न्यूट्रिशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे उनसे उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप जो है या अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमको ऑब्टेन होगी, है ना। सो इसको हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है। अब हम लोगों ने प्लांट भी, क्रॉप को भी ग्रो कर लिया, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर लिया। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद में जब प्लांट ग्रो हो रहा है और जब प्लांट क्रॉप को जो है हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो हार्वेस्ट करने के बाद और ड्यूरिंग ग्रोइंग हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ता है डिफरेंट डिजीजेस से या डिफरेंट पेस्ट से, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, ओके। सो दैट इज नोन एज क्रॉप प्रोटेक्शन management, that is known as crop protection management. So first we have to choose proper seeds for planting, that is crop variety improvement. crop के लिए जो हम लोग seeds use कर रहे हैं, seeds की variety को improve करना, ठीक है। then we are having crop production management. crop जब grow हो रहा है उसको proper irrigation provide करना, उसको proper nutrition provide करना। और थर्ड है कि जब क्रॉप ग्रो हो रहा हो या क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया है तो उस ड्यूरेशन में हमको क्रॉप को अच्छे से जो है डिजीजेस से और पेस्ट से प्रोटेक्ट करके रखना है, सो दैट उनकी वजह से क्रॉप को किसी तरीके का नुकसान ना हो। सो दीज आर द 3 फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब इन्हीं तीनों प्रैक्टिसेस के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में देखना है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ये कैसे कर सकते हैं, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप की वैरायटी को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तभी जो है हमको हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमको नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं तब तक हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे लिए डिज़ायरेबल है या जो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि हर प्लांट में हर चीज़ हमारे मन की नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, ठीक है, नींबू को, नींबू देखने में सुंदर होता है, बहुत येलो कलर का या ग्रीन कलर का होता है, जूसी होता है, लेकिन अगर हम लोग बोलें कि नींबू आम के जैसे एकदम मीठा हो तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि नींबू के नेचर में वैसा है ही नहीं, ठीक है। या फिर हम लोग ये बोले कि जैसे कभी किसी ने ब्रोकली खाई है, ठीक है, ब्रोकली जो है वो गोभी का ही एक वैरायटी है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो गोभी जैसे फिर भी इट इज़ वेरी टेस्टी,
लेकिन ब्रोकली जो है उसका टेस्ट बहुत फीका सा ब्लैंड सा होता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि ब्रोकली देखने में ब्रोकली जैसी ही रहे लेकिन गोभी का टेस्ट उसमें आए, तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके नेचर में ही वैसा नहीं है, ठीक है। तो कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें हमारे पसंद के कैरेक्टर्स या तो होंगे या नहीं भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमारे लिए डिज़ायरेबल हैं, जो कि हम लोग एक आइडियल प्लांट में चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम क्या डिज़ायर करते हैं कि किसी प्लांट में ये फलाना क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। फोर्थ character is change in maturity duration. Fifth is desirable agronomic traits. Sixth is wider adaptability. ठीक है। तो ये कुछ 6 क्वालिटीज़ हैं जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हर प्लांट में होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है? हायर यील्ड। ऑब्वियस है, हायर यील्ड मतलब ज़्यादा पैदावार, ठीक है। तो अगर 1 एकड़ के खेत में हम लोग चाहें कि 1 क्विंटल या 100 क्विंटल अगर धान या 100 क्विंटल गेहूं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? ऐसे प्लांट के हेल्प से अचीव कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ व्हीट या ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है। तो सबसे पहला डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या है हमारे लिए कि क्रॉप ऐसा हो कि जिसमें हायर यील्ड हो सके और 1 एकड़ का जो खेत है उसमें 100 क्विंटल या 150 क्विंटल गेहूं या 150 क्विंटल धान जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। सो दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ायरेबल कैरेक्टर। सेकेंड इज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्वालिटी जो है वो प्लांट टू प्लांट डिफ़र करेगी। कैसे डिफ़र करेगी? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, ठीक है। तो सोयाबीन क्या है? वो भी एक तरीके का पल्स ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें कि प्लांट से हमको या दाल से हमको ज़्यादा प्रोटीन मिले, तो दाल के अंदर वैसा कैरेक्टर होना चाहिए कि वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। या फिर राइस के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी हों स्टार्च के साथ साथ। या गेहूं की बेटर क्वालिटी क्या होगी कि गेहूं का जब आटा हम लोग पीस रहे हैं तो उस आटे से बनी हुई रोटियां जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग सरसों के बारे में बात कर रहे हैं तो सरसों जो है उसका जो दाना है उसमें से ज़्यादा तेल निकले। तो हर प्लांट के लिए जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि पल्सेस के लिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या होगी कि वो ज़्यादा प्रोटीन कंटेनिंग हो, या ऑयल सीड्स के लिए होगा कि उनसे ज़्यादा ऑयल निकले, ठीक है। या फ्रूट्स के लिए होगा कि फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा स्वीट हों, या नींबू जो है उसके लिए होगा कि उसमें ज़्यादा जूस प्रोड्यूस करे, ठीक है। या राइस के लिए होगा कि उसके अंदर ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हों। तो डिफरेंट प्लांट्स के लिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होगी। फिर थर्ड है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। या रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से लड़ने का कैपेसिटी होना, रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होना।
तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होगा? बायोटिक मतलब कि पेस्ट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी प्लांट के अंदर होनी चाहिए। और एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि डाइवर्स जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, या जो आंधी तूफान और इस टाइप के जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं उनको रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी है, या हायर टेम्परेचर को रेजिस्ट करने का, या पानी की कमी को रेजिस्ट करने का, इस तरीके की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्लांट के अंदर होनी चाहिए। तो दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कि वो होता है, वो टाइमिंग होता है, वो ड्यूरेशन होता है कि जितने देर में प्लांट जो है वो ग्रो होकर के मैच्योर होता है और उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे प्लांट्स होते हैं कि जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको भाई मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर हम लोग केले के पेड़ के बारे में बात करें तो केले का पेड़ जो है वो 2 साल के या 1.5 साल के बाद में फल देना स्टार्ट करता है। या आम का पेड़ है, आम का पेड़ जो है, कई सारे आम की वैरायटीज़ ऐसी हैं कि जो छोटे हाइट की होते हुए भी बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और कई सारे आम के वैरायटीज़ ऐसे हैं जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हो जाते हैं, 5-10 साल निकल जाते तो भी उनमें फ्रूट्स नहीं ग्रो होते, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी प्लांट की मैच्योरिटी की डेट को चेंज कर सकें, ठीक है, ऐसे चेंज कर सके कि उसमें जल्दी जो है फ्रूट्स या सीड्स प्रोड्यूस हो और जल्दी से जल्दी उन फ्रूट्स या सीड्स को हम लोग क्या कर सकें, हार्वेस्ट कर सके। तो उनकी मैच्योरिटी की डेट अगर हम लोग चेंज कर पाएंगे या मैच्योरिटी का ड्यूरेशन हम लोग ऑल्टर कर पाएंगे तो वो प्लांट जल्दी सीड्स प्रोड्यूस करेगा और उनको हम लोग जल्दी हार्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स कहने का मतलब क्या है कि प्लांट्स जो है उसके अंदर डाइवर्स क्लाइमेट जो है या डाइवर्स टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से प्लांट जो है अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है? अडेप्ट करना मतलब खुद को एडजस्ट करना, ठीक है। अब जैसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात करें तो कॉफ़ी जनरली हम लोग जानते हैं कि जो साउथ इंडिया का पार्ट है हमारी कंट्री का, या स्पेसिफिकली बोले तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, ज़्यादातर यहाँ पर जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ 5 या 6 सालों से हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का एरिया है वहाँ पर भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। या स्ट्रॉबेरीज़ का एग्जांपल है तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र का जो एरिया था या जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पर ठंडे मौसम की वजह से जो है ज़्यादातर स्ट्रॉबेरीज़ प्रोड्यूस होती थी। लेकिन आजकल स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उनको कल्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश सक्सेसफुल भी हो रही है। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऑल ओवर द कंट्री ग्रो हो सके, डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में ग्रो हो सके, ठीक है। और टेम्परेचर का या हवा पानी का जो है ज़्यादा फर्क जो है उस पर्टिकुलर प्लांट पे ना पड़े। ओके, सो दीज आर द वेरियस डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जिनको कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं कम से कम हर प्लांट के अंदर होना चाहिए। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की वैरायटी को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क मुझे 22 तक डेफिनेटली सबका मिल जाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डूइंग द होमवर्क यू शुड मेंशन दैट टू मी beforehand. Okay, so if you are having any doubts in the topics completed till today you can ask. Thank you.